हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 15 की। जैसा कि हमने सेक्शन 14 में हम पढ़ चुके हैं इंक्वायरी के बारे में कि बोर्ड क्या करवाएगा, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ की कैटेगरी वाले बच्चे से जिसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है और जिसके ऊपर आरोप लगा है किसी ऑफेंस कमिट करने का, तो उसकी इंक्वायरी कौन करवाएगा? बोर्ड करवाएगा। लेकिन हमने सेक्शन 14 के क्लॉज 3 के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी बच्चे के द्वारा कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया जाता है, ठीक है, तो उसका क्या किया जाएगा? उसका असेसमेंट किया जाएगा, प्रीलिमिनरी असेसमेंट। ठीक है, ये जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा ना, वो कौन से सेक्शन के तहत किया जाएगा? सेक्शन नंबर 15 के तहत। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन 14 के क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, और क्या पढ़ा था? इसी तरीके से हमने जो अपना सेक्शन 14 है उसका जो क्लॉज 5 है, सब क्लॉज 5 है, उसका भी सब क्लॉज F के अंदर जो 1 और 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से सेकंड जो पॉइंट है 2 पॉइंट, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? उसमें हमने पढ़ा कि अगर किसी के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, लेकिन हीनियस ऑफेंस कमिट किया जाता है, लेकिन वो बच्चा जो है जिसके द्वारा इस तरीके का हीनियस ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, वो कितने साल का होना चाहिए? या तो 16 साल का होना चाहिए या 16 साल से ऊपर का कोई बच्चा हो। ठीक है, जिस टाइम पे इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया गया हो, और ऑफेंस कौन सा? हीनियस ऑफेंस। ठीक है, तो फिर उसका जो उसको डील किया जाएगा ना, उसको सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। ये सारी बातें हमने कहाँ पे पढ़ ली? सेक्शन 15 में पढ़ ली थी। ठीक है, अब बार बार यहाँ पर सेक्शन 15 में बात करी जा रही है कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट सेक्शन 15 के अनुसार होगा, लेकिन किसका होगा? जिसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया हो। देखो ये लिख रहा सेक्शन 15 के अंतर्गत कि भाई जिसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया हो या उस पर उस प्रकार का कमिट करने का, चाइल्ड के ऊपर कमिट करने का आरोप लगा हो, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 16 साल होनी चाहिए, या कंप्लीट हो गई हो, या 16 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अब पहले हम हीनियस ऑफेंस की जब बात कर रहे हैं तो हीनियस ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हीनियस ऑफेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है सेक्शन, मतलब डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज कहाँ बता रखा है हमें? सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर चलते हैं तो वहां पर हमें हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशंस बताई गई हैं, मतलब हीनियस ऑफेंस और उस तरह की काफ़ी सारी डेफिनेशन वहां पे बताई हुई है। तो सेक्शन 2 का क्लॉज 33 आप जब देखोगे तो आपको वहां पर हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो क्या मतलब है, क्या बता रखा है वहां पे हीनियस ऑफेंस का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कह रखा है भाई अगर आईपीसी के अंदर या किसी अन्य लॉ के अंतर्गत किसी बच्चे के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है और उसकी पनिशमेंट कितनी है? 7 साल है या 7 साल से ज्यादा है। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, मतलब मिनिमम तो उसकी कितनी है पनिशमेंट? 7 ईयर। ठीक है, मिनिमम तो है उसकी 7 ईयर पनिशमेंट, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 7 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। तब वो कौन सा पनिशमेंट कहलाएगा? वो कौन सा ऑफेंस कौन सा ऑफेंस कहलाएगा? वो हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात कहां पे पता रखी हमें? सेक्शन 2 के क्लॉज 33 के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। तो आप जब जहां पे आपको कोई भी इस तरीके के पॉइंट दिखें तो आप उसकी हद के हद मीनिंग भी देखते चलें, जिससे कि आपको डेफिनेशन क्लॉज जो था वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीनियस ऑफेंस के बारे में बताया हुआ था, तो अपन ने हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन को भी देख लिया। इसी तरीके से हमने सेक्शन 14 के अंदर किसके बारे में देखा था? सेक्शन 14 में हमने पैटी ऑफेंस के बारे में भी देखा। पैटी ऑफेंस जो होते हैं ना, तो वो कहां पे बता रखा है? पेटी ऑफेंस के बारे में हमें सेक्शन 2 के क्लॉज 45 में बताया हुआ है।
ठीक है, वहां पे क्या बता रखा है, सेक्शन 2 का क्लॉज 45 जो है वो पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन बता रहा है, और क्या कह रहा है कि जिसमें ऐसा ऐसा ऑफेंस जिसमें कितनी सजा दे रखी हो आईपीसी के अंदर या किसी अन्य लॉ के अंदर, एनी अदर लॉ के अंदर, ठीक है, कितनी दे रखी हो सजा उसमें, उसकी पनिशमेंट, इस तरीके के ऑफेंस की जो पनिशमेंट होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी 3 ईयर्स, ठीक है। जहां पर किसी ऑफेंस की सजा 3 साल तक की हो, मतलब मैक्सिमम कितना हो टाइम पीरियड 3 साल हो। अब उसमें चाहे वो 1 साल की सजा दे दें, 1.5 साल की दे दें, 2 साल की दे दें, वो तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम सजा हो वो कितनी होनी चाहिए, 3 साल की हो। वो कौन सा ऑफेंस कहलाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग पेटी ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। और इसके बारे में कहां पे बताया हुआ है हमें, सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 के अंदर उसका क्लॉज सब क्लॉज 45, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक और पढ़ा था हमने सीरियस ऑफेंस के बारे में, 3 कैटेगरी थी ना ऑफेंस की, सीरियस ऑफेंस, तो सीरियस ऑफेंस कौन से होते हैं, तो सीरियस ऑफेंस के बारे में बता रखा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है और उसकी पनिशमेंट कितनी हो 3 साल से लेकर के 7 साल जो है उसके बीच में हो, ठीक है, उसकी पनिशमेंट 3 साल से लेकर के मैक्सिमम तो 3 साल हो, और नहीं मिनिमम तो हो 3 साल और मैक्सिमम कितनी हो 7 साल, इन दोनों के बीच में हो, ऐसी सजा, ऐसी ऑफेंस की सजा किसके अंतर्गत बताई गई हो, आईपीसी में बताई हो, या कहां बता रखी हो, और किसी अन्य लॉ में बता रखी हो जो पनिशमेंट के बारे में बता रहा है। तो फिर उसको क्या कहेंगे अपन, कौन सा ऑफेंस कमिट कहेंगे अपन, उसे अपन सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में ले लेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सीरियस ऑफेंस क्या हो गया, सीरियस ऑफेंस हो गया कि जहां पर ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी दे रखी हो आईपीसी या किसी अन्य लॉ के अंदर 3 साल या 3 साल से 7 साल के बीच की कोई सजा दे रखी हो, ठीक है। मिनिमम तो हो गई 3 ईयर्स और मैक्सिमम हो गई 7 ईयर्स, लेकिन पेटी ऑफेंस की क्या थी, मैक्सिमम 3 ईयर्स, ठीक है। और अगर हीनियस ऑफेंस देखें उसकी क्या सजा बता रखी थी किसी आईपीसी या किसी अन्य लॉ के अंतर्गत, वो थी मिनिमम थी 7 ईयर्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी सारी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपको ये सारे डेफिनेशन क्लॉज के अंदर ये सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, चाहे हीनियस ऑफेंस की हो, चाहे पेटी ऑफेंस की हो, चाहे सीरियस ऑफेंस की हो, ठीक है। तो मैंने आपको वो क्लॉजेज भी बता दिए कहाँ कहाँ पे डेफिनेशंस बता रखी हैं। अब हम सेक्शन 15 को पढ़ते हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय द बोर्ड। मतलब कहने का ये है कि बोर्ड के द्वारा कब प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, तो वो कह रहा है जब कोई हीनियस ऑफेंस कमिट करेगा ना तब ऐसा प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका क्लॉज 1 पढ़ते हैं क्या कहता है ये, इन केस ऑफ अ हीनियस ऑफेंस alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years। देखो क्या कह रहा है ये, हीनियस ऑफेंस के केस में क्या आरोप लगाया हुआ हो कि उसने ऑफेंस कमिट किया हो, किसने, चाइल्ड ने, और उसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ हो किस बात का, कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है, हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, इस तरीके का आरोप लगा हो, और वो बच्चा कितने साल का हो जिसने ऐसा कमिट किया है, जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगा है, या तो उसने 16 साल की एज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, या वो 16 साल की एज से कितना हो, बड़ा हो, मतलब 17 साल का हो सकता है, 18 साल का हो सकता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तब क्या करेगी, बोर्ड शैल कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट। तो बोर्ड क्या करवाएगी वहां पे, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो कंपलसरी क्या करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी प्रिलिमिनरी असेसमेंट विद रिगार्ड टू हिज मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस।
किसके संबंध में करवाएगी कि भाई उस बच्चे की फिजिकल कैपेसिटी किस तरीके की है जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, क्या वो ऐसा ऑफेंस कमिट करने में उसकी फिजिकल इतनी क्षमता है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब मान लो कोई मतलब फिजिकल कैपेसिटी का मतलब वो कितनी ताकत है उसके अंदर, है ना, कि किसी का क्राइम कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना, इस तरीके की बात कही है। तो ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट जब किया जाएगा ना किसी बच्चे का जिसकी एज कितनी हो, 16 साल हो या 16 साल से ज़्यादा की हो, तो उसका ये असेसमेंट में देखा जाएगा फिजिकल कैपेसिटी कितनी है ऐसे ऑफेंस को जिसके ऊपर जो ऑफेंस का आरोप लगाया गया है ना उसके ऊपर, उस ऑफेंस को करने के लिए उसकी फिजिकल कैपेसिटी है भी या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से उसकी मेंटल कैपेसिटी भी देखी जाएगी कि क्या वो सक्षम है या नहीं है इस तरीके का ऑफेंस कमिट करने में, मतलब इतनी दिमाग है या नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हो गई बात एक। तो ये किस किस संदर्भ में बताई है सारी बातें, ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अंतर्गत बताई गई है कि भाई जब उसका असेसमेंट किया जाएगा इन बातों का, फिजिकल कैपेसिटी को लेकर के, मेंटल कैपेसिटी को लेकर के, जो कि ऐसा ऑफेंस उसके द्वारा कमिट किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। देखिए आगे कह रहा है ये, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच ही अलेजली कमिटेड द ऑफेंस। अब जो उसके द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है, मतलब जिस ऑफेंस को कमिट करने का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या उसकी उस ऑफेंस को करने की जो उसके द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है उसको इतनी एबिलिटी है कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम है उनको समझ सके। ठीक है, क्या उन परिणामों को जो उसके द्वारा इस तरीके का आरोप किया गया है, जैसे मान लो उसने मर्डर कर दिया किसी का, 16 साल से ऊपर का बच्चा था, मतलब 17 साल का बच्चा मान लो, और उसके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया गया, उसने मर्डर कर दिया। अब हमें पता मर्डर की जो सजा है वो 7 साल से ऊपर है, तो 7 साल से ऊपर होने की वजह से क्या हो गया, वो हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब जो उसके द्वारा उस बच्चे के द्वारा मर्डर किया गया है, तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज, जो मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको ऐसे ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें सक्षमता है कि नहीं है, वो समझता है कि भाई मर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके परिणाम को समझ सकता है क्या, जो उसके द्वारा इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, किन परिस्थितियों में किया है उसने, कौन सी ऐसी स्थिति और परिस्थिति थी जिसके अंतर्गत उसके द्वारा इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया गया है। ठीक है, इन बातों को, सभी बातों को किसके अंदर देखेंगे हम, प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अंदर जानेंगे। तो यहां पर कितनी बात हो गई, 4 बात हो गई। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उसकी मेंटल कैपेसिटी, फिर फिजिकल कैपेसिटी नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस नंबर 3, कि भाई जो ऑफेंस उसके द्वारा कमिट किया गया है उसका परिणाम को समझने में वो सक्षम है भी या नहीं है, और कौन सी परिस्थितियों में, नंबर 4, कौन सी परिस्थितियों में उसके द्वारा इस तरीके का ऑफेंस कमिट किया गया है। तो उनको देखते हुए ही जो बोर्ड है वो क्या करेगा, मे पास एन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 के हिसाब से, सेक्शन 18 का जो सब क्लॉज 3 है उसके प्रोविजंस के अनुसार ही वो क्या करेगा, उसके अंतर्गत फिर उसे ऑर्डर पास कर देगा। कौन कर देगा, बोर्ड कर देगा। ठीक है, सबसेक्शन 18 का जो, ठीक है, 18 का क्लॉज 3 जो बता रखा है यहाँ पे, देखिए ये रहा, इसके अनुसार ही जो इसके प्रोविजंस हैं उसके अनुसार उसे क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा उसके खिलाफ। अगर कि उसे लगता है कि भाई वो सक्षम था, फिजिकल कैपेसिटी भी अच्छी है उसकी, मेंटल कैपेसिटी भी अच्छी है, और एबिलिटी को देखते हुए भी लग रहा है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है। ठीक है, ऐसे ऑफेंस की, और सर्कमस्टांसेस भी इस तरीके की थी कि भाई वो ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकता है। तो फिर क्या लगेगा, फिर उसको बोर्ड को लगेगा, देखो यहाँ पे मे दे रखा है, मे चाहे तो
वो पास कर सकता है ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 का जो सबसेक्शन 3 है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इसका प्रोवाइजो क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है ये, प्रोवाइडेड दैट फॉर सच एन ऑफेंस सच एन असेसमेंट, लेकिन जो ऐसा असेसमेंट किया जाएगा ना बोर्ड के द्वारा, द बोर्ड में टेक द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट। अब जैसे ऐसा असेसमेंट करने के लिए बोर्ड अगर चाहे ना अपनी मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से किया जाए, तो वो सहायता किन किन व्यक्तियों की ले सकता है। एक तो एक्सपीरियंस हो, जिनको साइकोलॉजिस्ट हो और साइकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हो तो उसकी सहायता ले सकता है, साइको सोशल वर्कर की भी ले सकता है, ठीक है। और कोई अन्य एक्सपर्ट की अगर उसे ज़रूरत है तो उनकी भी सहायता कौन ले सकता है, बोर्ड ले सकता है। किस बात के लिए लेगा वो सहायता, प्रीलिमिनरी असेसमेंट के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये क्या कहता है। देखिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका सेक्शन 15 का, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज के लिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल। देखिए बहुत बड़ी बात कही है इसने, और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके के आपके एग्जाम में, कि क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो बोर्ड के द्वारा किया जाता है क्या वो ट्रायल के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेशन का देंगे कि भाई सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट इज अ नॉट अ ट्रायल, ठीक है। वहां पे ये बात दे रखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बट इज टू असेस द कैपेसिटी ऑफ सच चाइल्ड टू कमिट एंड द अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस। मतलब कहने का ये है कि इसने एक्सप्लेन क्या किया है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट का मतलब क्या है कि एक्सेस मतलब ऐसे बच्चे के ऊपर जो ऑफेंस, जिस ऑफेंस का आरोप लगाया गया ना, उसके कॉन्सिक्वेंस को वो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, जो उसके द्वारा कमिट किया गया है, और उसकी कैपेसिटी, ऐसे बच्चे की कैपेसिटी को देखने के लिए, परखने के लिए ही इस तरीके का असेसमेंट किया जाता है। तो यही प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहलाता है, ना कि कोई ट्रायल होती है ये, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 4 बात पता चली, कौन कौन सी पता चली, मेंटल कैपेसिटी को देखेंगे, फिजिकल कैपेसिटी को, मेंटल, ठीक है, फिजिकल, और उसकी समझने की, सोचने समझने की क्षमता, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकता है कि नहीं समझ सकता वो ऐसे ऑफेंस जो उसके द्वारा कमिट किया गया है। और दूसरी बात उसकी सरकमस्टांसेस को भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी यही थी कि भाई प्रिलिमिनरी असेसमेंट का मतलब क्या होता है। एक तो मीनिंग बता दिया इसने, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता क्या है, और ये भी पूछा सकता है कि भाई क्या वो ट्रायल होता है या नहीं होता है, तो ये बातें आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 15 के क्लॉज 2 की, ठीक है। ये क्या कहता है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका, इसके बारे में देख लेते हैं। वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड, then the board shall follow the procedure as far as may be for the trial in summon cases under the Code of Criminal Procedure 1973। देखिए अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेयर द बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट। क्या मतलब है इसका, कि कह रहा है जहां पर बोर्ड खुद सेटिस्फाइड हो जाता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट से, किस बात के लिए, दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड, कि बोर्ड के द्वारा ही ऐसे मैटर को, जो उसके पास मैटर आया है उससे रिलेटेड,
बच्चे से रिलेटेड कि ऑफेंस कमिट किया, उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। अब उसने प्रीलिमिनरी असेसमेंट तो कर लिया उसका, लेकिन उसे लगा ही नहीं कि ये कहीं और भेजने लायक है, मतलब किसी और को रेफर किया जाए, जैसे चिल्ड्रन कोर्ट में किया तो रेगुलर कोर्ट में भेजने लायक तो है नहीं, तो उसे लग रहा है कि ये मैटर जो है वो खुद ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है ना, उसको खुद ही सॉल्व कर सकता है। तो लिख रहा है ना, द मैटर शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड, कि बोर्ड के द्वारा ही ये सुलझाना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए उसको, ठीक है। तो फिर वो खुद करेगा, देन द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर, और फिर जब वो इसको डिस्पोज ऑफ करेगा, इस मैटर को खुद ही ले लेगा अपने अंडर में, तो फिर क्या करेगा, बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, जो समन केसेस के ट्रायल के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना सीआरपीसी के अंदर, उसको ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं समझने की। फिर आगे क्या कह रहा है इसके बाद, ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर शैल बी अपीलेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 101, ठीक है। इसके अंदर क्या कह दिया, अब मान लो बोर्ड ने क्या कर दिया, मैटर को डिस्पोज ऑफ किया। अब मैटर को जब डिस्पोज ऑफ किया बोर्ड के द्वारा, तो उसने क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो इसने ये भी कह दिया, लेकिन जो ऑर्डर दिया गया है ना, इसकी अपील भी की जा सकती है। मतलब अपीलेबल का मतलब क्या हुआ कि अपील करने योग्य होगा ये ऑर्डर, जो बोर्ड के द्वारा इस तरीके का ऑर्डर दिया गया है ना मैटर को डिस्पोज ऑफ करके, तो उस ऑर्डर की अपील कहाँ की जाएगी, सेक्शन 101 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या की जा सकती है, ऑर्डर की अपील की जा सकेगी, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर, लेकिन आगे क्या कह रहा है ये, दैट द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। अब देखिए, हमने सेक्शन 14 के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड पढ़े थे ना, कि जहाँ पे बता रखा था कि जो इंक्वायरी होगी वो 4 महीने में होगी, लेकिन अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो तो उसकी अगर कोई इंक्वायरी होती है तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो सेक्शन 15 में बताया हुआ था, सेक्शन 14 के क्लॉज 3 के अंदर बता रखी थी ना, प्रिलिमिनरी असेसमेंट से रिलेटेड बातें बता रखी थी कि नहीं बता रखी थी। तो जहाँ पे अगर सेक्शन 14 के क्लॉज 3 के अंतर्गत ऐसी बात बता रखी थी, तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या बता रखा था, हीनियस ऑफेंस का जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा तो बोर्ड के द्वारा कितने दिन के अंदर अंदर उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, बताइए। तो वो था 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा डिस्पोज ऑफ कर दिएगा। कौन कर दिया जाएगा, किसके द्वारा कर दिया जाएगा इस तरीके का, वो भी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऐसा प्रिलिमिनरी असेसमेंट 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। देखो हो गया ना। तो सेक्शन 14 के क्लॉज 3 के अंतर्गत हमको टाइम पीरियड भी पता चल गया, और ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो सेक्शन 15 में बताया हुआ है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने या 3 महीने। तो आपका आंसर होगा 3 मंथ्स। तो आपको इसमें कोई दिक्कत, तो ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है अपना सेक्शन 15 भी। हाँ, इसमें एक केस अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, एन गोथमन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये जो केस है अपना, ये कब का केस है, रिसेंटली केस है 2016 का, ठीक है। तो ये केस अपना 2016 का था, एन गोथमन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस, जिसमें क्या है, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में बता रखा है कि 16 साल से जो नीचे के बच्चे होंगे उनको तो कोर्ट ने कहा था कि भाई उनको तो क्या है, एक तरह से सिंपैथेटिक दिया गया है, मतलब सिंपैथी दी गई है, सहानुभूति दी गई है, उनके साथ तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं किया जाएगा, उनको तो छोड़ दिया गया है ना, उनको तो अलग से बोर्ड के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा। लेकिन जो अगर 16 साल से ऊपर के होंगे या 16 साल की जिनकी एज कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है, उनका क्या किया जाएगा, बोर्ड के द्वारा प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 15, ठीक है। और उनकी मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी
और उनकी जो ऑफेंस का जो कॉन्सिक्वेंस है उसको समझने की एबिलिटी कितनी है, इसको देखा जाएगा। ऑफेंस को करने की सर्कमस्टांसेस क्या रही हैं, उनको भी देखा जाएगा। तो ये सब बातें प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट थी कि भाई जो ये असेसमेंट होता है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट, ये क्या है, ट्रायल नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना सेक्शन 15 अब कंप्लीट होता है।